हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी फर्स्ट थी, ठीक है, जिसके ऊपर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और ऑलरेडी यूट्यूब पर डल भी चुकी है। तो जिसने अब तक वो ना देखी हो आप आराम से वो भी देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इस सीरीज में प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड की, जिसके ऊपर हमने फर्स्ट यूनिट को शुरू किया था। इसका नाम क्या था? मार्केट स्ट्रक्चर्स। उसमें फर्स्ट लेसन क्या था? मोनोपोली। तो मोनोपोली के ऊपर कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और भाई हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो कि आप लोग वीडियो को सीरीज वाइज देखोगे ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना बचे। क्योंकि हो सकता है कई बार जो हम प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ते हैं उनका फ्यूचर वाली वीडियोज में भी यूज होता है, कुछ ना कुछ तो पार्ट्स यूज होते ही हैं। तो इसलिए आपको दिक्कतें आ सकती हैं अगर आपको रैंडमली कोई भी वीडियो देखते हो तो, ठीक है। वैसे तो जिस टॉपिक पर वीडियो बनेगी वो आपको पूरा समझ में आएगा ही आएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में? मार्जिनल अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम कैसे दिखा सकते हैं मोनोपोली इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, जिन्हें बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं इस सीरीज के, तो नोट्स बन चुके हैं, तो आराम से इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जब हम देखना है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अगर मोनोपोली इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को अगर प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, दो तरीके होते थे, टोटल अप्रोच और मार्जिनल अप्रोच। टोटल अप्रोच तो बिल्कुल जो फिलहाल वीडियो गई है उसमें खत्म हो चुका है, यानी कि इससे जो लास्ट वीडियो गई है इस सीरीज की उसमें टोटल अप्रोच को खत्म करवा दिया गया है। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी उसका लिंक मैं टैब पे लगा दूंगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्जिनल अप्रोच की, यानी कि मार्जिनल अप्रोच से एक फर्म कैसे इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। इसके तीन केसेस होते हैं और वो तीन केसेस कैसे हैं, कैसे सोल्व करेंगे तीनों केसेस को, उसको हम बात करेंगे आने वाली एक एक वीडियो में। यानी कि मैं तीनों केसेस के ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, इसे 3 वीडियोस बनाऊंगा तीनों केस के ऊपर, जहां पे हम ये देखेंगे कि 3 अलग अलग केस में फर्म अपना इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल अप्रोच देयर कैन बी 3 केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे 3 केस इक्विलिब्रियम की दैट ऑफ फर्म मोनोपोलिस्ट फेसेस डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन बिटवीन, जो डिपेंड करता है रिलेशन किसके बीच में? पर यूनिट रिवेन्यू, यानी कि एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस को बेचे कितना पैसा जनरेट हो रहा है, एंड पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है वो सीधा सीधा डिपेंड करता है रिवेन्यू और कॉस्ट के बीच में। एक सिंपल सी बात है, 3 चीजें हो सकती हैं, या तो रिवेन्यू ग्रेटर देन होगा कॉस्ट से, या फिर रिवेन्यू बराबर होगा कॉस्ट के, या फिर रिवेन्यू जो होगा वो होगा लेस देन कॉस्ट से। अब सिंपल सी बात है, यहां पे एक प्रोड्यूसर को लॉस झेलना पड़ता है। इस केस में प्रोड्यूसर को लॉस होता है। अब वो लॉस क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, खर्चा ज्यादा किया मैंने उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को बनाने पे और रिवेन्यू क्या हुआ? कम हुआ। तो सिंपल सी बात है, लॉस झेलना पड़ेगा ना, अपनी जेब से पैसा दिया मैंने उस चीज को बनाने के लिए। अगर रिवेन्यू हमारा कॉस्ट के बराबर है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था ग्राफ के हेल्प से। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन, कि ना तो फायदा हुआ ना लॉस हुआ, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर रिवेन्यू ग्रेटर देन है किससे? कॉस्ट, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब हो रहा है प्रॉफिट। अब यहां से एक बात और समझने की हम कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में यह भी समझाया था आप लोगों को कि रिवेन्यू और कॉस्ट में जितना बड़ा गैप होगा, ठीक है, यानी कि जितना रिवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा उतना ही फालतू क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर गैप उल्टी सिचुएशन है, यानी कि क्या, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गई और रिवेन्यू बहुत ज्यादा कम हो गया, तो लॉस भी उतना बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रिवेन्यू और कॉस्ट की वजह से। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मोनोपोलिस्ट फर्म का प्रॉफिट जो है डिपेंड करता है पर यूनिट रिवेन्यू कितना हुआ है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई थी। अब समझते हैं, देखो 2 कंडीशंस हैं अगर हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना है, वो भी किसकी हेल्प से? मार्जिनल अप्रोच की हेल्प से। तो उसके लिए मात्र और मात्र 2 कंडीशंस हैं कि प्रॉफिट उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा जहां पे एमआर यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू और एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। जिनको नहीं पता मार्जिनल क्या होता है उनको समझा देता हूं भाई। पर एडिशनल अगर यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो उस पर जो कॉस्ट आएगी उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और एडिशनल अगर यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो उस पर जो रिवेन्यू आएगा एडिशनल यूनिट पे उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो ये एक मार्कर है, अगर मैं इसकी जस्ट क्वांटिटी बेचूं 20 रुपए का एक मार्कर है, 200 रुपए का रिवेन्यू जनरेट होगा।
सबको पता है ना भाई, 10 मार्कर बेचे हैं, 20 रुपए का मार्कर है, 20 वहां में 10, 200 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया। लेकिन जैसे मैं 11वां मार्कर बेचूंगा और ये भी गया है 20 रुपए के हिसाब से, तो 11 दिन कितना हो गया 22, 220 रुपए। यानी कि अब जो पैसा मिला है वो जो एडिशनल पैसा मिला है एक एडिशनल यूनिट सेल करने के बाद, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखो 20 रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा हुआ था, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसे मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 10 मार्कर बेचे हैं, 10 मार्कर बनाए हैं और एक पे कॉस्ट है 15 रुपए की, तो मैं बताऊं कॉस्ट की, कॉस्ट आई थी 15 की, तो कितना खर्चा हुआ 150 रुपए। जैसे मैं 11वां मार्कर बनाऊंगा कॉस्ट तो भी वही रहेगी, तो अब 11 मार्कर बने हैं 15 के रेट से 165, तो जो एडिशनल कॉस्ट आई है 15 रुपए की, उसको हम क्या बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो उम्मीद है आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो पहला जहां पे हमारा एमआर और एमसी इक्वल होगा, ये हमारा पहला केस है, वो पॉइंट होगा हमारा इक्विलिब्रियम का। हाँ, उससे पहले दूसरी बात भी सुन लो, दूसरी बात भी सुननी बहुत जरूरी है। एमआर एमसी कट्स एमआर, उस पॉइंट पे एमसी को एमआर को काटना भी है, ठीक है, फ्रॉम बिलो, नीचे से। और स्लोप ऑफ एमआर, जो एमआर का स्लोप होगा वो लेस देन होना चाहिए स्लोप ऑफ एमसी एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे। तो जब ये दो कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी, पहली और दूसरी, वही पॉइंट क्या होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा, यानी कि उसी पॉइंट पे मोनोपोली की फर्म अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी। आई बात समझ में? उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दोबारा समझ लो, एमआर बराबर होना चाहिए एमसी के, ठीक है। दूसरा, एमसी एमआर को काटे फ्रॉम बिलो, नीचे से, या फिर जो स्लोप वो मार्जिनल रेवेन्यू का वो कम होना चाहिए स्लोप ऑफ एमसी से एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब मैं इसको तीनों केस के अंदर समझाऊंगा, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे वहां पे हम इन दोनों कंडीशंस को अच्छे से देखेंगे भी कि सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और सेटिस्फाई होते तो किस तरीके से दिखते हैं ग्राफ पे, ये वो भी डिस्कस करेंगे। पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आने वाली वीडियोस का। अब आते हैं आगे। तो इक्विलिब्रियम जो है ना मोनोपोलिस्ट के अंदर कैन बी डिराइव्ड अंडर 2 टाइम पीरियड्स, 2 टाइम पीरियड होते हैं। एक तो पहला शॉर्ट रन टाइम पीरियड। शॉर्ट रन टाइम पीरियड की बात मैंने हल्की सी बात पिछली वीडियो में करी थी। शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहां पे प्रोड्यूसर ये सोचता है कि उसका प्रॉफिट जब ही बढ़ेगा, ठीक है, जब वो अपने वेरिएबल इनपुट्स को चेंज करेगा, यानी कि बढ़ाएगा। जैसे कि लेबर को बढ़ा सकता है, यानी कि जब वो कुछ इनपुट्स को कांस्टेंट कर दे, कुछ इनपुट्स को वेरिएबल, यानी उसमें कुछ में चेंजेस लेके आए अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ानी है, मतलब अगर उसे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो जितने फंक्शन होंगे ना सब में चेंज करेगा, सारे इनपुट्स में चेंज करेगा, सबको कांस्टेंट वो वेरिएबल रखेगा, अपने लेबर में भी चेंज करेगा और कैपिटल में भी चेंज करेगा। आई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके बाद समझते हैं। तो टाइम पीरियड इन विच देयर आर सर्टेन कॉस्ट दैट आर फिक्स्ड, जब कुछ कॉस्ट क्या हो जाए फिक्स्ड हो जाए, ध्यान से समझना, कुछ कॉस्ट फिक्स हो जाए इन नेचर अलोंग विद वेरिएबल कॉस्ट, और किसके साथ, कुछ वेरिएबल कॉस्ट के साथ। एंड और एक बात हो, ये तो हो गई पहली कहानी, जो हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एक चीज और होती है, वो क्या, एंट्री और एग्जिट किसी भी नई फॉर्म के लिए फिर किसी पुरानी फॉर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता। मतलब कोई पुरानी फॉर्म बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगी, कोई नई फॉर्म एंटर नहीं कर पाएगी। तो यहां पे क्या हो गया, एंट्री और एग्जिट ऑफ फॉर्म्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये 2 केसेस आप लोग याद रखना, ठीक है। और हाँ, एक बात और, जो मोनोपोलिस्ट फर्म है वो अर्न करेगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो आराम से अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगी इसी टाइम पीरियड में, और हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। क्योंकि बिजनेस जब अपने इनिशियल स्टेप पे होता है ना, तो उसको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मैं रीजन समझाता हूं। देखो, जब कोई भी बिजनेस जो है वो एंटर करता है किसी मार्केट में, अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना होता है, उसका सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सर्वाइवल, कि उस बिजनेस का सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। और वो सर्वाइव कब करेगा, देखो स्टार्टिंग में ना जो रिवेन्यू होती है वो कॉस्ट से कम होती है हमेशा, ठीक है। रिवेन्यू जो जनरेट होगी वो जितना खर्चा किया है हमने उससे कम होगी। फिर हमें इसे लाना होता है ब्रेक इवन तक, उस बिजनेस को लेके जाना होता है ब्रेक इवन, तो यानी कि जब हमारा रिवेन्यू कॉस्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसको बोलते हैं कि अब सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब मुझे अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, जितना खर्चा हो रहा है उतना पैसा बिजनेस निकाल के दे रही है। इसके बाद आना शुरू होता है प्रॉफिट। तो बिजनेस को ये धीरे धीरे तीनों स्टेप क्रॉस करने पड़ते हैं, और जैसे बिजनेस तीनों स्टेप क्रॉस करता है तब जाके उसको प्रॉफिट आना शुरू होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रन है। अब शॉर्ट रन में हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी जनरेट कर रही हो,
नॉर्मल प्रॉफिट ही आ रहा हो सकता है लॉस भी आ रहा हो, क्योंकि अभी भी कंपनी शुरू हुई है और हम बात करें शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है, तो अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में एक प्रोड्यूसर ये सोचता है वो अपने सारे कॉस्ट को वेरिएबल रखता है, फिक्स्ड कॉस्ट को भी यानी कि कैपिटल को भी और लेबर को भी, सब में चेंज करता है अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन। और यहाँ पे एक बात और होती है, फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉसिबल होती है। ठीक है, अब जो नई फर्म्स है वो एंटर करेंगी इंडस्ट्री के अंदर और पुरानी फर्म्स निकल भी सकती हैं। जब नई फर्म एंटर करती है, नई फर्म एंटर क्यों करती है पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लो कोई भी इंडस्ट्री मोनोपोली एंजॉय कर रही है, अब जो बाहर बैठे हैं बिजनेस लोग बेवकूफ तो है नहीं, उन्हें दिख रहा है कि ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो सोचते क्यों ना हम भी इस सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करें, हम भी ये सेम सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उसमें एंटर करने की कोशिश करती है ताकि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो उसको मिल रहा है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा ये भी कमा सके। तो नई फॉर्म एंटर करती है लॉन्ग रन के अंदर, जिसके चक्कर में जो फॉर्म पहले से मोनोपोली एंजॉय कर रही थी अब उसकी मोनोपोली नहीं रहती है, तो उसको उसका प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज हो जाए। ठीक है, और ये फॉर्म एंटर करती है उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो लॉन्ग रन है उसमें मोनोपोली बिजनेस में और बिजनेस घुसने की कोशिश करती रहती है। हाँ, पर कई बार बैरियर्स भी होते हैं, एंट्री बैरियर्स जिसे हम बोलते हैं। कई बार गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है, गवर्नमेंट लाइसेंस अपने हाथ में रखती है कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि अगर हम बात करूं इंडियन रेलवेज के केस में, तो जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो किसी बिजनेस का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट उसे बैन कर देगी। तो आई बात समझ में? तो एंटी बैरियर्स भी बन सकते हैं। लेकिन हम बात करें किसी भी मोनोपोली बिजनेस का, अब जो थोड़ा मोनोपोली बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर का ही हो सकता है प्राइवेट सेक्टर का हो, तो वहां तो एंट्री बैरियर्स कुछ होंगे नहीं। ठीक है, एंट्री बैरियर्स तो देखो हर बिजनेस में होते हैं, लेकिन वहां पे इजीली कोई भी बंदा अपनी पैसों को लगा के कैपिटल को लगा के एंटर कर सकता है। ठीक है, तो फ्री एंट्री और एग्जिट होती है फर्म की। ठीक है, और इस केस में जो मोनोपोलिस्ट है वो ज्यादातर क्या कमाते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में वो अच्छा पैसा छापते हैं, दबा के पैसा कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा हूं मोनोपोली बिजनेसेस की। ठीक है, तो अगर लॉन्ग रन में देखा जाए, शॉर्ट रन में हो सकता है ना लॉस हो, जैसे मैंने ऊपर देखा लॉस हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में हम मजे लेंगे किस चीज के? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के। अब इसके रह गए मात्र 3 केस। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाए, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा आगे आने वाले 3 केसेस के ऊपर। 3 वीडियोस बनेंगी। ठीक है, कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियोस में टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस लेसन के ऊपर ही हमारी 3 से 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर। तो हो सकता है कि मैं तीनों केसेस को एक ही वीडियो में दिखा दूं, एक बार ग्राफ में समझा के। अगर वीडियो छोटी बनती है तो फिर तो एज फास्ट एज पॉसिबल मैं उसे कम से कम वीडियोस में कवर करवा दूंगा, लेकिन अगर डिटेल में समझाना पड़ सकता है या फिर टॉपिक डिटेल काफी बन जाए वीडियो, तो फिर मेरे को अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ेंगी। आई बात समझ में? उम्मीद है ये वाला टॉपिक भी आप लोगों का कवर हो गया होगा। अब तक हमने क्या देखा कि जो मोनोपोलिस्ट फर्म है वो अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करती है, टोटल अप्रोच मेथड के जरिए और साथ साथ मार्जिनल अप्रोच मेथड के जरिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब जिसको जो उतारना उतार ले मैट्राउन बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, इस टॉपिक के नोट्स बन चुके हैं, जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है। और भाई एक बात और बता दूं, इस नंबर पे कृपया करके कॉल मत करना, ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए आप लोगों की, ठीक है, ताकि आपको व्हाट्सएप से जो भी क्वेरी हो वो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर भी मेरे पास रहता नहीं है, तो जो सोचेगा कि भाई यहां से मैं डाउट क्लियर तुरंत कर दूंगा तो पॉसिबल नहीं है। मैं भी सिर्फ इसके मैसेज बहुत रेयर केस में देख पाता हूं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना कि इस पे कॉल ना करो किसी भी तरह के डाउट के लिए। अब जिसको जो उतारना है उतार ले मैट्राउन बोर्ड के सामने से।